अस्सलाम वालेकुम। कनाडा का वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई करके और घर बैठे इसका अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कनाडा की एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती। कनाडा के वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, आपके भाई, दोस्त, कंपनी या किसी और की बैंक स्टेटमेंट क्या कंसीडर की जाती है, कनाडा का वीज़ा कितने ड्यूरेशन का मिलता है, क्या आपका शॉर्ट टर्म वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रैवल प्लान कितने दिन का होना चाहिए कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जेन्युइन लगे, एक्स्ट्रा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए जिससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। पहले अगर किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज्ड है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं और कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस इतना सिंपल है कि ये आप खुद अप्लाई करके खुद ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। मगर अप्लाई करने से पहले ये सारा प्रोसेस आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे हर एक चीज़ आप समझ पाएंगे। अगर स्किप करके देखेंगे कोई ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही या तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या वीज़ा एप्लीकेशन पेंडिंग में चली जाती है, फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने वीज़ा प्रोसेस में भी लग जाते हैं। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज़ बेहतरीन हैं टूरिज़्म के लिए या वहाँ पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज़ का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे वीडियोस मुकम्मल मालूमात के साथ आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टेप बाय स्टेप हर ज़रूरी चीज़ पे बात करेंगे जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। कनाडा के वीज़ा के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं कुछ बेसिक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें शामिल है हमारा प्रोफेशनल कवर लेटर। कवर लेटर में हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जस्टिफाई करनी होती है, गैर ज़रूरी चीज़ें डालने से हमें अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए हमारा डे बाय डे ट्रैवल प्लान। कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे उतने दिन की तमाम एक्टिविटीज़ हमें जस्टिफाई करनी होती है इस डॉक्यूमेंट में, और ट्रैवल प्लान उतने दिन का होना चाहिए जो जेन्युइन लगे। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए हमारा ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर हम पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको हम अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में, ये प्रूव करने के लिए कि हम एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। साथ ये भी नोट कर लें कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से, इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और कितने मंथ की हो, इस पे बात करने से पहले मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूं। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन फॉर्मेट में होने चाहिए आपके कंप्यूटर में, क्योंकि जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे। आपको चाहिए आपके फोटोग्राफ्स, आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 महीनों से ज़्यादा होनी चाहिए, आपको चाहिए आपका CNIC, FRC, मैरिड हैं तो 2 FRCs लगाएं, बाय बर्थ और बाय मैरिज MRC, अगर बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स, अगर जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स, अगर बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। आपको चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। अब आपके अकाउंट में पैसे कितने हो ये मैं आपको कैलकुलेट करके तफसील से बताऊंगा थोड़ा आगे चल के इसी वीडियो में। अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में रहता है, वहाँ का रेजिडेंट है, तो इस सूरत में आपको CNIC और FRC नहीं चाहिए होगा। इसकी जगह पे उस कंट्री का रेजिडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या वहाँ का लोकल ID कार्ड, इन दोनों में से कोई एक या दोनों भी साथ लगा के फिर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपके अपने नाम कोई भी प्रॉपर्टी है अपने कंट्री में या कंट्री ऑफ रेजिडेंस में तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको साथ लगानी चाहिए। इससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपके टाइज अपने कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेवल प्लान कितने दिन का है। इसको हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम विजिट करेंगे कनाडा 7 दिन और इन 7 दिनों में मिसाल के तौर पे हम वहाँ पे स्पेंड करेंगे 8 लाख रुपए, तो इस हिसाब से कम इसका डबल यानी कि 16 लाख रुपए हमारे अकाउंट में होने चाहिए। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा के, और बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। कनाडा का वीज़ा जब हम टूरिज्म पर्पस के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली हमारी अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एम्बेसी किसी और की बैंक स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करती। क्यों कंसीडर नहीं करती? और आपके अकाउंट में 16 लाख रुपए किस हिसाब से होने चाहिए? अगर मैरिड हैं, वाइफ के साथ ट्रैवल करते हैं या बच्चे हैं उनके साथ ट्रैवल करते हैं तो फिर आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? अगर इस कैलकुलेशन को आप मुकम्मल तौर समझना चाहते हैं तो उस पर एक वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और कनाडा के वीज़ा के लिए हम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कनाडा के वीज़ा के ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली जितने ड्यूरेशन का आपका पासपोर्ट होता है नॉर्मली वीज़ा उतने ड्यूरेशन का इशू किया जाता है, मगर ये चीज़ अगर वीज़ा ऑफिसर चाहे तो अपने हिसाब से भी इशू कर सकता है। अगर वीज़ा कन्वर्ट की बात करें तो अगर आपको वहाँ पे कोई जॉब मिल जाती है तो आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर जिसके पास अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकता है। या अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने वीज़ा को बिजनेस वीज़ा में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। कनाडा का वीज़ा हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फ़ीस देते हैं और फीस देने के बाद आपको एक लेटर आता है बायोमेट्रिक्स का, उसको आप प्रिंट करेंगे। उस पर चंद डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं जैसे कि आपका पासपोर्ट, CNIC, वो आप रीड कर लें, वो आप अरेंज कर लें और उसके बाद आप जाएंगे VFS ग्लोबल और वहां पे जाके आप देंगे अपना डिजिटल फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक्स। और जैसे ही आप बायोमेट्रिक्स दे के आएंगे उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस में चला जाएगा। फिर जो भी डिसीजन होगा वो आएगा आपकी ईमेल में। वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आती है कि आप अपना पासपोर्ट VFS ग्लोबल में सबमिट करें वीज़ा स्टिकर के लिए। इस वीडियो का मकसद था आपके साथ प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना कि आप कनाडा का वीज़ा किस तरीके से घर बैठे अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। मगर आप कनाडा का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं और उस वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो उस पर भी एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल कर सकेंगे घर बैठे, वो भी बगैर मिस्टेक्स के। कनाडा का वीज़ा हो या किसी भी कंट्री का वीज़ा हो और उसका वीज़ा अप्रूवल रेशो कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स हमेशा पूरी करनी होती है और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को हमेशा स्ट्रांग रखना होता है। क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन का जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे। वीज़ा ऑफिसर देखता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है, आपके टाइज अपने कंट्री के साथ कितने स्ट्रांग है, फाइनेंशियली टाइज कितने स्ट्रांग है, आपके फैमिली टाइज कितने स्ट्रांग है, आप कितना कमा लेते हैं, कितना खर्च कर लेते हैं, एंड ऑफ द मंथ आप कितना बचा लेते हैं। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद वीज़ा ऑफिसर डिसीजन लेता है कि इस एप्लीकेंट को वीज़ा देना है या इस एप्लीकेंट को वीज़ा नहीं देना।